Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful, the most beneficent. Maraj al Bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. He has let loose the two seas, the salt and the fresh water. Meeting together between them is a barrier, which none of them can transgress. सो अल्लाह सुबहाना तआला ने दो दरिया रवां कर दिए जिनका पानी आपस में बज़ाहिर तो देखने को लगता है कि मिलता है, लेकिन वो आपस में मिक्सिंग नहीं होती, नॉट ऑन द सरफेस, नॉट इन द डीपर लेयर। सो दिस इज़ द मिरेकल ऑफ द अल्लाह सुबहाना तआला। और अल्लाह सुबहाना तआला का ये मिरेकल है जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरत रहमान के अंदर हुआ है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। Now the today topic of the presentation is the chi-square test. My name is Mohammad Abdullah Bajwa. Today I will discuss about the chi-square test. So what is chi-square test? Whenever जब भी आप दो proportion, I try to convey my message and to make an understanding. So just because I use the native language, तो जब भी काई स्क्वेयर टेस्ट हम क्यों करते हैं कि जब भी दो प्रोपोर्शन है उनके दरमियान अगर हमने कोई देखना है कि सिग्निफिकेंस है कि नहीं, प्रेजेंट है या एब्सेंस है, तो उनको दो प्रोपोर्शन के दरमियान सिग्निफिकेंस को देखने के लिए हम क्या चीज़ जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करते हैं या स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है काई स्क्वेयर टेस्ट। काई स्क्वेयर टेस्ट जो है वो कार्ल पियर्सन ने मॉडिफाइड किया था, या आप कहने के डेवलप किया था। तो कार्ल पियर्सन की दो मॉडिफिकेशन है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन इज़ द काई स्क्वेयर टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। काई स्क्वेयर टेस्ट जो है ये हमें बताता है कि आइदर द एसोसिएशन इज प्रेजेंट और एब्सेंट बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस, वाइल जो इसकी दूसरी एक मॉडिफिकेशन है उसका लेक्चर मैंने पहले दे दिया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। वो बताता है कि कितनी उसकी क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी ज़्यादा उसकी एसोसिएशन है। एसोसिएशन तो प्रेजेंट है, अब उसको उसने मैग्नीट्यूड कर लिया या मैयर कर लिया कि इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल अगर 0 से 1 तक आप वैल्यू ले लें तो 0.9 अगर किसी की दो प्रोपोर्शन के अंदर 0.9 वैल्यू निकल आती है तो मतलब इसकी ज़्यादा एसोसिएशन है एज़ कम्पेयर टू द 0.1 अगर निकल आती है। तो काई स्क्वेयर टेस्ट बेसिकली हमें क्या बताता है कि दो प्रोपोर्शन के दरमियान कोई सिग्निफिकेंस, कोई रिलेशन, कोई एसोसिएशन प्रेजेंट है कि नहीं है, सिंपल। और उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए, डिग्री ऑफ द एसोसिएशन मेजर करने के लिए जो कार्ल पियर्सन की सेकंड मॉडिफिकेशन इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Now move forward. So it is a non-parametric test which help us to find out whether the difference between the two proportion is real or by chance. This is just same like that of the probability कि वहाँ पे भी देखा जाता है कि चांस रियली ये एसोसिएशन है या बाय चांस है ये, और देर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स अकरिंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की और कैंसर की एसोसिएशन देखने के लिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी की, एज एंड ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन। इट इज़ ऑलरेडी रिटन देयर, सो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन देर आर either independent of each other or they are dependent on each other. For example हम सबसे पहले कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन करने लगते हैं तो एक पहला रूल सारों में सेम है, दैट इज़ द नल हाइपोथेसिस मेड करना और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना। सो आप देख लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि हम अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक हॉल है, उधर 3 टन का बड़ा चिलर लगा हुआ है और उसी हॉल के अंदर एक 1.5 टन का एसी लगा हुआ है। आप बस सिंपल लुकिंग आपको क्या महसूस होता है कि दोनों की कूलिंग में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द टू एसीज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस पावर। अब हम अगर ये एसोसिएशन बना लें कि दोनों एसी की कूलिंग सेम है, ऑल दो वी नो डैट कि एसी की कूलिंग सेम नहीं है, लेकिन हम एक बना लेते हैं, अजम्पशन बना लेते हैं कि देर इज़ नो एसोसिएशन और between the or there is no difference between the cooling effect of the two ACs. So this is known as a null hypothesis कि हमने एक assumption बना दिया है कि इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं। हम बाद में टेस्ट करेंगे, कूलिंग टेम्परेचर चेक करेंगे, डिफरेंट बंदों से हम उसका फीडबैक लेंगे, फिर हम अपना वो डाटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लगाएंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि आइदर दिस एसोसिएशन इज़ रियल और इट अकर्स बाय चांस। तो ये जो है ये सारा जो लंबी मैंने आपको कहानी बताई है
कि एक आप सबसे पहले एक अजम्पशन बना लेते हैं कि हाँ यार ये दोनों इसी की कूलिंग के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, तो इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और बाद में या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिजल्ट वैल्यूज़। अब आगे चलते हैं, इफ़ द काई स्क्वायर उसके ऑल्टरनेट है, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो इट मीन्स हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। वही एग्जांपल देता हूँ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस यही है। नल हाइपोथेसिस मैंने बता दिया दोनों एसी की कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यही है कि जो बड़ा वाला एसी है उसकी कूलिंग ज़्यादा और जो छोटे वाला एसी है उसकी कूलिंग कम है, वो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम एट अ टाइम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूँ तो इस अंडरस्टूड है कि मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा आती है अगेंस्ट द काई स्क्वायर टेबल वैल्यू, और ये आगे जाके आपको इतनी ये जो लाइन लिखी है ना, ये समझने के लिए आपको एंड पे जाना पड़ेगा जब एंड ऑफ द लेक्चर होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें साथ एसोसिएशन के साथ हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द काई स्क्वायर, इसे काई कहते हैं, काई काई CHI काई। तो चाई नहीं पढ़ते इसको, और भी कोई नहीं पढ़ते प्रोनाउंसिएशन इसकी, द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज काई स्क्वायर टेस्ट। सो if the calculated chi-square value is higher than the table value against the probability and the degree of freedom, तो हम क्या कहते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात आगे भी होगी। अब अगर आपको कोई कहता है कि राइट अ नोट ऑन द काई स्क्वायर टेस्ट, तो सिंपली आप लिख दें कि दिस इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इट इज़ यूज टू कंपेयर द टू और मोर देन द टू प्रोपोर्शंस टू टेस्ट वेदर द देर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन और नॉट। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैयर नहीं करता, प्लीज़ बी रिमेंबर डैट। ये वाइवा का डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन होता है। जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन मैयर करता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कार्ल पियर्सन की सेकंड मॉडिफिकेशन है, वो भी नेट के ऊपर माई यूट्यूब, दिस वीडियो इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब लेक्चर। तो अब हमारे पास जो काई स्क्वायर टेस्ट है, ये क्या करता है, इट मेजर्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एसोसिएशन, के एसोसिएशन मौजूद भी है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट वैलिड सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ द वेरिएबल कैटेगरी, इसको आप ओमिट कर दें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो एक इसकी ये पेट डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है कि द डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द सीरीज जिसको हम फ्रीली असाइन कर देते हैं, ऑल दो द सम ऑफ द वैल्यूज इज़ फिक्स्ड। जब सम ऑफ वैल्यूज़ फिक्स्ड हो लेकिन हम उनको फ्रीली असाइंड वैल्यूज़ को टेबल के अंदर ऐड कर दें और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस फिनोमिने का नाम, या आप कह रहे हैं इस चीज़ का नाम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब 6 स्टेप्स हैं काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, फिर डेवलपमेंट ऑफ द कंटिंजेंसी टेबल विच इज़ आल्सो नोन एज द 2 by 2 टेबल और द 4 सेल टेबल। तो ये आप कंटिंजेंसी टेबल के 2-4 नाम हैं, ये सिर्फ आपने याद रखना है कि कंटिंजेंसी टेबल इज़ आल्सो नोन एज द 2 by 2 टेबल और द 4 सेल टेबल। अब थर्ड स्टेप क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटिंजेंसी टेबल, थर्ड वन इज द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू या ऑब्जर्वेटिव वैल्यूज होती हैं, वो क्वेश्चन के अंदर या डाटा के अंदर ऑलवेज गिवन होती हैं, उसके बगैर डाटा कंप्लीट ही नहीं होता। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। किस तरीके कैलकुलेट करनी है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय द कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ये आगे सारी चीज़ें हम करते हैं। देन वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट बाय अ फार्मूला। ये काई स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू द समेशन बाहर आएगा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये फार्मूला साथ इस तरीके लिखा हुआ है लेकिन समेशन इस तरीके करके बाहर आएगा, बाकी ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये हर वैल्यू के लिए आपने डिफरेंट कैलकुलेट करना है, आई विल डिस्कस शॉर्टली अबाउट दैट। Then we have the calculation of the degree of freedom, which is calculated by a given formula. Degree of freedom is equal to the row minus वन into column minus वन। सो 2 by 2 टेबल के अंदर आपको पता है दो ही रोज होती हैं, दो ही कॉलम होते हैं, तो आंसर हमेशा वन ही आएगा, क्योंकि 2 - 1 करें तो यहाँ पे भी वन आएगा, 2 - 1 करें यहाँ पे भी वन, 1 into 1 इज इक्वल टू द वन। सो और फिर स्टेप 6 क्या है हमारे पास, टू फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमने इसके अंदर इंटरप्रिटेशन करनी है। हमारा जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको पता है वो सिग्निफिकेंट कितना होता है, 0.05, इससे नीचे नीचे होने लग दे तो सिग्निफिकेंस शुरू हो जाती है, और जितना कम होगा पी वैल्यू उतनी ज़्यादा हमारा जो सिग्निफिकेंस है उसकी बढ़ती जाती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा निकलेगा टेबल के अगेंस्ट हम उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये एक सिंपल सारा रूल है कि एट प्रोबेबिलिटी 5% लेवल के ऊपर अगेंस्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारी
काई स्क्वायर की वैल्यू होती है, टेबल की वैल्यू वो होती है 3.84। ये आगे भी आपको पता लग जाएगा ये जो बात है। अब आगे इम्पोर्टेंट नोट। सो काई स्क्वायर जो है वो अप्लाई टू द एक्चुअल नंबर्स, ये परसेंटेजेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये एक्चुअल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। इसके लिए हमें 2/2 टेबल या 4 सेल और द 4 फोल्ड कंटिजेंसी टेबल बनाना पड़ता है। और as we know want to know the association between the two set of the event, it is also called as association table। so देखें इसके कितने नाम आ गए हैं, 2/2 टेबल भी कहते हैं, 4 सेल टेबल भी कहते हैं, कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं, एसोसिएशन टेबल भी कहते हैं। एक ही टेबल के डिफरेंट नेम्स हैं। ये जो बात है ये वाइवा क्वेश्चन है, ये जिसके ऊपर मैं अभी अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। Chi-square test is indicate only the presence or absence of the association, but it doesn't measure the degree of association, which is measured by the coefficient of correlation, which I repeatedly talking about। It is the second modification of the Carl Pearson। और chi-square test के 3 कॉमन नेम है। अब chi-square test के आगे 3 कॉमन नेम है जो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं। एज अ टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन, देन वी हैव द एज अ टेस्ट ऑफ द एसोसिएशन, एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट। इन तीनों चीज़ों के ना काई स्क्वायर को यूज़ किया जाता है, ये बातें आपने याद रखनी है। नाउ ईच स्टेप इन डिटेल। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि फार्मूलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, इसकी बात हमारे पास हो गई है। डेवलपमेंट ऑफ कंटिजेंसी टेबल, ये भी हमने बात कर ली कि कंटिजेंसी टेबल हम किस तरीके बनाएंगे। देन वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये सारी चीज़ें मैं रैपिडली पास ऑन कर रहा हूँ बिकॉज जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू अभी मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ। देन वी हैव द फोर्थ स्टेप के अंदर हमने देखा था कि हमने क्या करना है, काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ABCD जो है आपको पता है कि 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं 2/2 टेबल के अंदर। तो उसके अंदर ABCD सेपरेटली हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है इस तरीके, और फिर उसको आखिर में सम कर देना है। जब सम कर देंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर वैल्यू निकलेगी। फिर आपको बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ये 2/2 टेबल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला हुआ है मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द 1। और जो भी हमारे पास काई स्क्वायर, हम इस तरीके 2 ब्रैकेट्स में, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये 2 ब्रैकेट्स इस तरीके लगा के स्क्वायर लिख देते हैं, इट मीन्स काई स्क्वायर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके फुट के ऊपर आता है, डी बड़ा और एफ छोटा, ये याद रखनी है चीज़ें। देन वी हैव द सिग्निफिकेंस, हमने चेक करनी होती है अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, कि हम प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो आइडियली 5% या 0.05 से कम हो तो वो सिग्निफिकेंट होती है, तो वही हम लेते हैं। लेकिन इससे नीचे नीचे अगर प्रोबेबिलिटी जितनी कम लेते जाएंगे सिग्निफिकेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। दिस इज अगेन एन वाइवा क्वेश्चन एंड MCQ। एंड अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट आपने चेक करनी है। फिर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स करनी है कि अगर तुम्हारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ गई है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये एक टेबल जिसने समझ लिया उसने सारी चीज़ें समझ ली। सॉरी। ये टेबल क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया जा रहा है 1 से 20 तक डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब 0.05 भी प्रोबेबिलिटी है, 0.01 भी प्रोबेबिलिटी है, 0.001 भी प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास अब देख लिया आपने प्रोबेबिलिटी है, इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। अब ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। ये आपको जब भी पेपर दिया जाता है तो ये वैल्यूज़ बताई जाती हैं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको रट्टा लगाने की या एज सच क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अब हमने देखना है कि हमारा जब भी हमने रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, तो हमने देखना है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, 3 था, 4 था। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो मैं देखूंगा पहले, मुझे तो पता लग गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अब मेरी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या सेट की हुई थी, मैंने 0.05 सेट की थी, मैंने 0.01 सेट की थी, या मैंने 0.001 सेट की थी, तो मैं वो देखूंगा। लेट्स से मैंने 3 मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम था, 0.01 मैंने प्रोबेबिलिटी वैल्यू सेट की, तो मेरी टेबल वैल्यू 3 और 0.01 के ज़ुमरे में कौन सी आती है, डैट इज़ 11.345। ये मेरी टेबल वैल्यू, मैंने इससे अपने रिजल्ट कंपैरिजन करने इस वैल्यू से, ना कि ये जितनी सारी वैल्यूज़ दी हैं ये मेरे किसी काम की नहीं। इस वक्त जो मेरे काम की वैल्यू है वो सिर्फ ये है। अगर मैंने 5% प्रोबेबिलिटी सेट की है तो मेरी काम की वैल्यू ये 7.815 वाली है। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट और प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट टेबल वैल्यू देखनी है, ना कि आपने सारी टेबल वैल्यूज़ को नहीं देखना। ये टेबल वैल्यूज़ अगेंस्ट द डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एंड डिफरेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ के अगेंस्ट दी हुई हैं, लेकिन आपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में या कंसर्न
डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड प्रोबेबिलिटी में ही काम करना है। ये इसी तरीके के कि आई का डॉक्टर है तो वो आई का इलाज करे तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो ईएनटी डील करने लग जाए और वाइस वर्सा। देन हमारे पास सिनेरियो है। इस सिनेरियो को देखें कि स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 3540 person out of 606 person who were given chloroquine prophylactically, only the 19 contracted malaria। तो 3540 सारे पर्सनस थे, उनमें से 606 पर्सन जो है उनको क्लोरोकिन प्रोफाइलैक्टिकली दी गई और 19 ने सिर्फ उनके अंदर मलेरिया हुआ। और अमंग दोज हु वर नॉट गिवन, अब 3540 में से 606 माइनस कर लें तो वो पेशेंट या पर्सनस आ जाएंगे जिनको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट क्लोरोकिन का नहीं दिया गया था। उनमें से 193 को मलेरिया हुआ, बाकियों को मलेरिया नहीं हुआ। अब कमेंट ऑन द प्रोफाइलैक्टिक वैल्यू ऑफ क्लोरोकिन आफ्टर सॉल्विंग दिस सिनेरियो। अब आपने देखना है कि आइदर द एसोसिएशन बिटवीन द प्रोफाइलैक्टिक पावर ऑफ द क्लोरोकिन एंड कंटेक्टेड मलेरिया इज अकर बाय द चांस और इट इज़ रियल, और इनकी कोई आपस में लेन देन है, एसोसिएशन है कि नहीं है। हम आपको पता है कि पढ़ते रहते हैं फार्मा के अंदर कि क्लोरोकिन इज़ यूज एज अ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग, तो ताकि मलेरिया से हम बच सकें। तो क्या ये वाकई ही इफ़ेक्टिव है कि नहीं, आज हम ये डाटा में दे दिया गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं। अब ये वही डाटा है पिछले वाला, उसको हमने सॉल्व कर दिया कि 3540 पर्सन थे, 606 को क्लोरोकिन दी गई, उनमें से 19 को मलेरिया हुआ और 587 को नहीं हुआ। बाकी जो 2934 पर्सनस रह गए थे जिनको क्लोरोकिन दी नहीं गई, उनमें से 193 को मलेरिया हुआ और 2741 को मलेरिया नहीं हुआ। अब ये तो हमारे पास हो गया, ये सिंपल क्या कहते हैं सिनेरियो है, डाटा अरेंज हो गया। लेकिन अब आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सनस हु कंटेक्टेड मलेरिया विच इज़ गिवन प्रोफाइलैक्टिकली, जिन्हें क्लोरोकिन दी गई थी और जिन्हें नहीं दी गई थी, उनमें जो मलेरिया हुआ उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि हमें सिनेरियो से ही पता लग रहा है इधर सिर्फ 19 को हुआ है और इधर 193 को हुआ है, तो डिफरेंस कोई ना कोई तो है डिफरेंस। अब हमने उसको स्टैटिस्टिकली चेक करना है विद द हेल्प ऑफ द काई स्क्वायर। अब सबसे पहले मैंने देखें कि स्टेप 1 के अंदर नल हाइपोथेसिस बना ली कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु आर गिवन क्लोरोकिन एंड हु आर नॉट गिवन क्लोरोकिन। अब उसका 19 को मलेरिया हुआ, जिनको क्लोरोकिन दी गई थी वो 606 टोटल थे। हमेशा आसान सारा काम है, 2x2 टेबल बनाना है, तो आपने एंट्रीज अपने हिसाब से यहाँ पे डाटा लिखना होता है। टोटल आप सबसे पहले लिख लें यहाँ पे। अब जिनको क्लोरोकिन दी गई 606 थे, अब क्लोरोकिन दी गई है, यहाँ पे क्लोरोकिन गिवन लिख लें, 606 आ गए। अब मलेरिया कितने में हुआ, 19 में, और जिनको नहीं मलेरिया हुआ वो हो गए 587, और जिनको बाकी जो रह गए 3540 में से जो 606 माइनस कर दें तो 2934 रह गए। इनमें से 193 को मलेरिया हुआ और जिनको मलेरिया नहीं हुआ वो 2741। ये आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई। आपको पता है कि ए प्लस बी यहाँ पे 606 इस वजह से आया और सी प्लस डी 2934 इस वजह से आई। ये 2x2 टेबल आप मेरी वीडियोस और भी हैं 2x2 टेबल की, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द 2x2 टेबल, तो वहाँ से देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा इलेबोरेटिव डिटेल्स नहीं डाली, 2x2 टेबल की डायरेक्ट ही मैंने बना दी है। अब आगे देख, दो स्टेप हो गए, फार्मूलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कंटिजेंसी टेबल। थर्ड वन अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 लिखा हुआ है लेकिन स्टेप 1 के अंदर आना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस, क्लोरोकिन हैज नो रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, दिस इज द नल हाइपोथेसिस। एट द एंड हमने यहाँ तो इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो मोस्ट चांसेस हमारे रिजेक्ट करने के ही हैं क्योंकि डाटा से हमें पता लग रहा है। लेकिन हम इस तरीके हवा में बात नहीं करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि वाकई क्लोरोकिन की प्रिवेंटिव पावर है मलेरिया को प्रिवेंट करने की। तो यहाँ पे देख ले, क्लोरोकिन हैज़ नो रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। एट द एंड नल हाइपोथेसिस ये है कि नो रोल, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, हैज़ अ रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो एक साइड पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब स्टेप 3 भी हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज करनी है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप किस तरीके कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। अब ये आपने याद रखना है 2x2 टेबल। ये 19 को ए अज्यूम कर लें, 587 को बी, 193 को सी एंड 2741 को डी। तो ए बी सी डी आपके पास मुकम्मल हो गया। अब रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल। अब रो टोटल देखें,
इस रो का अगर मैं ए की वैल्यू, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट, ये 19 आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दिस इज ओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज नॉट गिवन देयर। ये फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, जो जितने भी पर्सन्स थे। तो रो टोटल करें ज़रा, रो टोटल हमारे पास 606 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल, कॉलम टोटल हमारे पास कितने हैं 212, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 3540 से डिवाइड कर देना है। अब आगे देखें ज़रा, रो टोटल देखें, हमने देखा था 606 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल 212 और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो मेरी जो E1 या ए को एज्यूम कर लें, ये जो ए है ये E1 के इक्वल है, तो मेरी जो फर्स्ट जो E1 एक्सपेक्टेड वैल्यू है 19 की, वो कितनी निकल आई है 36। सिमिलर टू डैट आपने बाकी की भी कैलकुलेट करनी है, मैं E2 का बता देता हूँ, बाकी E3 और E4 आप खुद ही देख लीजिएगा। E2 क्या है, अब E2 हमें ये कहता है कि E2 ये है 587 इज E2। अब E2 की देखिए रो की वैल्यू क्या है, वो तो सेम ही रहेगी 606। अब कॉलम की वैल्यू इसकी कितनी है 3328, तो 606 मल्टीप्लाई बाय 3328 डिवाइडेड बाय 3540, आए देखिए यही लिखा हुआ है वहाँ के ऊपर आगे। तो 606 मल्टीप्लाई बाय 3328 डिवाइडेड बाय 3540, तो ये रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो इससे करके आपने सारों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकल आई, फिर हम स्टेप 4 के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये काई स्क्वायर बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, आपने 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, आप राइटली काई स्क्वायर की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। दिस इज अ पेट UHS एग्जामिनेशन क्वेश्चन के काई स्क्वायर वैल्यूज दी होती हैं, वहाँ पे वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी होती हैं और आपने सारा कैलकुलेट करना होता है। आई विल शो एट द एंड ऑफ द सेशन के कौन सा क्वेश्चन UHS में दिया हुआ था। ये भी बाय द वे UHS का ही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्लोरोकीन वाला। ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं UHS के अंदर। सो काई स्क्वायर टेस्ट बाय अ फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू द समेशन O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है ना, पहले आपने ईच E1 के लिए निकालनी है, E2 के लिए, E3 के लिए, E4 के लिए, फिर आखिर में उसको सम करना है। इसलिए मैंने जो सम है ना, समेशन सम ऑफ, ये एट साइड के ऊपर करके लिखा हुआ है, ना कि इधर अंदर लिखा हुआ है। तो अब सारों के फर्स्ट फॉर इंडिविजुअल ईच वैल्यू वी कैलकुलेट एंड देन लेटर ऑन हम उसको ऐड करेंगे। अब E1 के लिए हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास थी 19, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 36 E1 के लिए। अब देखें, ऑब्जर्व्ड 19 माइनस 36, उसका जितना डिफरेंस आया उसका होल स्क्वायर ले लें, वो 289 आ गया, 17 इसका डिफरेंस आता है, तो 289 आ गया। 289 को डिवाइड बाय किया 36, तो हमारे पास जो E1 की मेरे पास वैल्यूज निकली वो कितनी निकली है 8.027। इसी तरीके मैंने E2 की वैल्यू निकाल लेनी है कि ऑब्जर्व वैल्यू E2 के लिए थी 587 और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली वो 570 निकली। मैंने डिवाइड कर दिया उसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो मेरे पास जो आंसर है E2 का वो 0.5070 निकला। इसी तरीके मैंने E3 का किया तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू E3 की ये निकली। अब E3 के अंदर आपने E3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू डालनी है, E3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू डालनी है और E3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है एज बाय फार्मूला, आपने इसको फॉलो करना है, फार्मूले से आपने हटना नहीं है। इन चारों की जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, इन सारों को आप ऐड ऑन कर देते हैं। अब ऐड ऑन करने से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक काई स्क्वायर की एक पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आई है जो कि कितनी है 10.2737। अब ये 5 स्टेप हो गए, लास्ट में हमने क्या करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। मेरा जो 2/2 टेबल था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था आपको पता होना चाहिए कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास 1 है और प्रोबेबिलिटी मैंने 0, लेट से मैंने 5% सेट की है, तो मेरी जो टेबल वैल्यू है वो अगेंस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड प्रोबेबिलिटी 0.05 वो कितनी है 3.841।
और मेरी जो कैलकुलेटेड का स्क्वायर वैल्यू आ रही है वो कितनी है 10.2737। और मैंने आपको बताया था कि इफ़ द कैलकुलेटेड का स्क्वायर वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द टेबल वैल्यू अगेंस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द प्रोबेबिलिटी देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और हमारे पास नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किस तरीके किया कि नल हाइपोथेसिस थी कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोकीन इन द प्रिवेंशन ऑफ द मलेरिया। लेकिन हमने जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो हमने किस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो इसका क्या मतलब है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया in the person who are given the chloroquine as compared to the person in which the chloroquine is not given। तो इस तरीके आप काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये 2021 के अंदर ये एक यूएचएस का अगेन क्वेश्चन है कि ये आइसोनाइज वहाँ पे हमने किया था क्लोरोकिन और मलेरिया को देख रहे थे। ये आइसोनाइजिड आपको पता है इट इज़ एन एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग। तो आइसोनाइजिड आईएनएच जिसे कहते हैं। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के अंदर उन्हें देखा गया कि जिन पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया गया या जिन पेशेंट्स को आइसोनाइजिड दी गई, प्लेसिबो और आइसोनाइजिड का यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है। और फिर वो क्या कहते हैं कि ये डाटा उन्होंने 2x2 टेबल आपको बना दी है। हमने पहले पिछले क्वेश्चन में खुद ही बनाया था, वहाँ पे सिर्फ थोरेटिकली डाटा दिया हुआ था, यहाँ पे उसने आपको 2x2 टेबल एक किस्म का बना दिया है। अब आपने क्या करना है, फार्मूलेट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो डिफरेंस इन द therapy which is given to the patients, either the placebo or the isoniazid। there is no difference between the placebo and isoniazid। और alternate hypothesis क्या होगी, हमेशा याद रखें null hypothesis अकेली कभी नहीं बनती, alternate hypothesis उसके साथ हैंड टू हैंड चल रही होती है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते। लेकिन हमें नाम लेना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो कौन सी हाइपोथेसिस पे रह जाती है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और फिर वो आप आगे कहते हैं इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो एंड आइसोनाइजिड। यही आपकी जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये ऊपर का आंसर है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लेसिबो एंड आइसोनाइजिड। तो ये नल हाइपोथेसिस है। और अगर तो डिफरेंस है तो वो कौन सी है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब ये जो डिफरेंस है इसको आपने कैलकुलेट करना है। अब देखें उसने काई स्केयर वैल्यू जो पी दी है वो कितनी दी है 0.05 प्रोबेबिलिटी, और टेबल वैल्यू कितनी दी है 3.84। जो टेबल की एक्सपेक्ट वैल्यू जो आपसे वो पूछना चाह रहा है उसने वो आपको पहले ही दे दी है, तो आपको ये टेबल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पूछेगा उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट वो आपको वैल्यू उसने नीचे मेंशन की हुई है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू कैलकुलेट दिस वैल्यू। और ये वैल्यू किस तरीके कैलकुलेट होगी, वही 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो 6 स्टेप कौन से हैं, फार्मूलेट द नल हाइपोथेसिस एक हो गया, दूसरा कंटिजेंसी टेबल उसने पहले ही आपको 2x2 टेबल बना दिया, तीसरा ये था कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज अब आपने कैलकुलेट करनी है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। इन सारों के लिए कैलकुलेट करके फिर आपने काई स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, वो लगा के फिर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देनी है। और अगर तो आपकी वैल्यू 3.84 से ज़्यादा आती है तो आप उसको कह देंगे कि देर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेसिबो एंड आइसोनाइजिड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द काई स्क्वायर test, how what is the chi-square test, how we calculate the chi-square। hope you will understand, thank you very much। there is a very beautiful quotation here, that is believing in yourself is the secret to success। please be remember this quotation throughout your life, believing in yourself is the secret to success। thank you very much।